वंदना की आज का दायित्व गीता कन्या विद्यालय से दीदी बतावा जी। आचार्य जी वंदना आरंभ करें। जी वंदना कर जी दीदी आरंभ कीजिए। हाँ जी सर। बाकी सभी अपना म्यूट कर लें। निवेदन आपसे पूरा बार-बार। मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहाम् शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणी मा भेदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् ही हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमति दे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमया कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे लव कुश ध्रुव प्रहलाद
माता सावित्री दुर्गा माँ पीर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे। अम्ब विमलमति दे। ब्रह्मनाथ। ॐ भूर्भुवः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रत्नाकराधौतपदाम् रत्नाकराधौतपदाम् हिमालयः किरीटिनी ब्रह्मराजऋषिरत्नाढ्याम् वन्दे भारत मातरम्। ॐ द्यौ शान्तिः। ॐ द्यौ शान्तिः। अन्तरिक्षगं शान्तिः। पृथ्वी शान्तिः। आपः शान्तिः। औषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिः। विश्वे देवाः शान्तिः। ब्रह्मा शान्तिः। सर्वगं शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः। सामः शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृ प्रणाम 1 2 3। सुखवीर जी 1 मिनट सिर्फ। सभी से निवेदन कि अपना अपना वीडियो भी ऑफ कर लें ताकि बैंडविड्थ की समस्या ना रहे। इसी प्रकार अपना माइक भी म्यूट पे रखें। आवश्यकता अनुसार आपको बता दिया जाएगा। जिसकी आवश्यकता होगी सिर्फ वही अपने आप को म्यूट करें और अपना कैमरा ऑन करें। मुझे लगता है जिनकी बैंडविड्थ जिनके यहाँ ठीक आती है उनको वीडियो ऑन करने दें। ठीक है जी। हाँ, मतलब बोलने वाले के सामने भी कोई दिखना चाहिए ना। ठीक है सर। हाँ,
तो सूचना आप दोबारा दोहरा दो, नहीं तो सब बंद। ठीक है, जिनको अगर नेटवर्क प्रॉब्लम किसी टाइप से फील होता है कि आपको आवाज कट के आ रही है, तो अपना वीडियो आप ऑफ रखें, अन्यथा आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। सुखबीर जी अनम्यूट कर लें अपने आप को आगे की कार्रवाई के लिए। श्री सुखबीर जी। सभी को नमस्कार। आज हमारे मध्य में जो प्रबोधन सत्र है 3 दिवसीय हमारे संकुल कुरुक्षेत्र का, हमारे मध्य प्रांतीय अधिकारी जी उपस्थित हैं। संकुल के माननीय प्रमुख जी श्री अनिल सेठ जी हमारे मध्य में उपस्थित है, साथ में प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख जी हमारे मध्य में उपस्थित है। तो आज के सत्र के शुभारंभ में संयोजका के नाते मैं निवेदन करूंगा बहन सोनू बत्रा जी से। आप प्रधानाचार्य है वर्तमान में गीता कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र। आपसे निवेदन है कि आप आज के महानुभावों का परिचय करवाएं और सत्र का शुभारंभ। दीदी सोनू बत्रा जी। सुमन दीदी, आपको परिचय करवाने के लिए कहा गया है। सुखबीर जी की आवाज मुझे लगता है आप तक स्पष्ट पहुंची नहीं है, कृपया परिचय करवाएं माननीय अधिकारियों का। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज हमारे मध्य में मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके सुपरिचित श्रीमान रवि कुमार जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन। भाई साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। संघ के प्रचारक, प्रचार विभाग के केंद्रीय टोली के सदस्य, विद्या भारती हिंदू शिक्षा समिति हरियाणा के पूर्व सह संगठन मंत्री और वर्तमान में संगठन मंत्री। प्रारंभिक शिक्षा का एक प्रकल्प चलता है कक्षा के 1 से 8 का, जिसमें क्रिया आधारित शिक्षण, बाल केंद्रित आधारित शिक्षण और नवाचार विधियां, वो भाई साहब के मार्गदर्शन में ही वो प्रकल्प चल रहा है। एक टोली बनी हुई है और हम ये कहें कि आईसीटी का प्रयोग शायद भाई साहब से पहले हम लोग बहुत कम कर रहे थे, लेकिन भाई साहब के आग्रह के कारण ये संभव हो पाया कि हम सब आईसीटी का प्रयोग अधिक करने लगे। अपनी प्रांत की पत्रिका ध्येय चिंतन में भी निरंतर बाल केंद्रित क्रिया आधारित शिक्षण के नाम से भाई साहब के अंक जो हैं वो लगातार चलते ही रहते हैं, जिसमें हमें हमेशा नया ही कुछ सीखने को मिलता है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है शुरू में जब मैं यहाँ गीता सह शिक्षा में जब मैंने ज्वाइन किया, तो अपनी प्रबंध समिति के एक अधिकारी ने ये बात कही थी कि भाई साहब में हमें देश का भविष्य दिखता है और ये सार्थक भी है। हमारे भाई साहब जो है वो नवाचार पे अधिक प्रयोग का बल जो है वो देते हैं और निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज का विषय शिक्षा जगत में चुनौतियां एवं समाधान सीधा भाई साहब से ही जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि हमें भी जब कभी किसी समस्या का समाधान चाहिए होता था तो हम भाई साहब को ही तंग करते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि ये विषय सीधा भाई साहब से जुड़ा हुआ है। तो भाई साहब से निवेदन, कृपया आज के विषय का प्रतिपादन करें श्रीमान रवि कुमार जी। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई साहब। हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती आज के इस दिशाबोध सत्र में उपस्थित प्रांत के प्रशिक्षण प्रमुख श्री राम कुमार जी, संकुल प्रमुख श्री अनिल कुशरेष्ठ जी और अपने इस कुरुक्षेत्र संकुल के सभी प्रधानाचार्य भैया दीदी और सभी आचार्य भैया दीदी। समुद्र के किनारे एक बालक रहता था, उसका नाम था बाबू। बाबू के मन में आया कि आज समुद्र में स्नान करने के लिए चलते हैं।
समुद्र किनारे पहुंच गया और साथ में तेल भी लेकर गया कि पहले मालिश करूंगा और उसके बाद समुद्र में स्नान करूंगा। उसके एक चाचा थे, वो चाचा जा रहे थे तो काम पर आने जाने का रास्ता वही समुद्र के किनारे से होकर जाता था। तो बाबू से पूछते हैं, बाबू आज समुद्र किनारे कैसे आए हो, हर रोज तो नहीं दिखते। चाचा मैं आज स्नान करने के लिए आया हूँ, समुद्र में स्नान करूंगा। चाचा चले जाते हैं। दोपहर को उनकी भोजन विश्रांति होती है तो वो वापसी आते हैं घर की ओर, तो देखा बाबू अभी खड़ा है, स्नान उसने नहीं किया है। तो बाबू से पूछते हैं, हाँ बाबू क्या बात, स्नान हो गया? नहीं नहीं, मैं थोड़ा अभी तैयारी कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा मालिश किया है, थोड़ा व्यायाम किया, मैं करूंगा। फिर वो घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद 2 घंटे बाद फिर काम की ओर जाते हैं, फिर देखते हैं बाबू वही का वही है। प्रश्न वही, बाबू स्नान किया क्या? नहीं नहीं, मैं अभी सोच रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। ये काम पर चले जाते हैं। शाम को जब काम का समाप्ति होती है फिर वापसी जाते हैं तो बाबू वही का वही है। प्रश्न वही, बाबू स्नान किया क्या? नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ। इधर शाम का समय हो रहा है तो बाबू से पूछते हैं उसके चाचा कि सुबह से मैं देख रहा हूँ, 2-3 बार देख चुका, तुम स्नान तो कर नहीं रहे, तुम्हारे मन में कोई बात है क्या? तो बाबू कहता है, ये समुद्र में ना जो लहरें आ रही हैं पानी में, मैं इसके रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये रुक जाए तो फिर समुद्र में स्नान करूं। तो चाचा कहता है, तूने स्नान करना है नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन समुद्र की लहरें कभी रुकने वाली नहीं है, ये लहरें आती ही रहेंगी। हमारा जीवन भी ऐसा रहता है। जीवन में बहुत सारे कष्ट आते रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं और बहुत सारी चुनौतियां आती रहती हैं। कोई व्यक्ति सोचे कि अब ये खत्म हो जाए उसके बाद सब आनंद आएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर नई प्रकार की चुनौती, नई प्रकार की समस्या ये समय के समय आती रहती है। और जीवन के जितने क्षेत्र हैं उन क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो विषय है वो है शिक्षा। यानी जीवन के सभी क्षेत्रों की जो चुनौतियां हैं वो केवल उस अलग अलग क्षेत्र की नहीं है, वो सारी चुनौतियां शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। यानी मैं कहूंगा कौन सी ऐसी चुनौती है जिसका संबंध शिक्षा से नहीं है। तो आज के इस सत्र में जितना भी समय है उस समय में कुछ चुनौतियों की चर्चा मैं यहाँ करने वाला हूँ। मैं जिन चुनौतियों की चर्चा करूंगा वो सारी की सारी ही है, उतनी ही है ऐसा नहीं है, उससे अलग भी हो सकती हैं। कुछ को मैंने सूचीबद्ध किया है, वो आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। बाद में समाधान क्या हो सकता है इसके बारे में भी थोड़ा विचार करेंगे। सत्र के अंत में जैसा मुझे संकेत किया है कुछ प्रश्नोत्तर के लिए भी, जिज्ञासा समाधान के लिए भी समय रहेगा, तो उसका यथासंभव उत्तर दिया जा सकेगा। शिक्षा के 3 काम बताते हैं, 3 काम शिक्षा को करने हैं। पहला काम है हमारा जो परंपरागत ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान है, ये नई पीढ़ी को स्थानांतरित करना है। दूसरा काम है नए ज्ञान का सृजन करना है। और तीसरा काम है ये जो नई पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, उसको जीवन के और संघर्ष और चुनौतियों से लड़ने की क्षमता, यानी उसके लिए सुसज्ज करना है, उसके लिए तैयार करना है। ये 3 काम शिक्षा के बारे में हमारे देश नहीं तो दुनिया के विद्वानों ने किया कि 3 मुख्य काम ये शिक्षा को करने हैं। और शिक्षा अगर ये तीनों काम नहीं कर पाती है तो उसका होना ना होना ये बराबर हो जाता है। तो आज के समय में ये विचार का विषय है हम शिक्षा जगत के कार्यकर्ताओं के लिए कि क्या शिक्षा ये तीनों काम कर पा रही है। फिर दूसरी बात आती है ज्ञान की। ज्ञान को ही स्थानांतरित करना है, नए ज्ञान का ही सृजन करना है। तो ज्ञान और सूचनाएं, ज्ञान और जानकारी, इसमें बड़ा अंतर है। आजकल पुस्तकों में जो लिखा है अथवा इंटरनेट पर जो पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं कि ये ज्ञान है। वास्तविकता में वो ज्ञान नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन है, केवल तथ्य है, केवल जानकारी है। तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान ये अमूर्त रहता है, वो मूर्त रूप में नहीं आ सकता, लेकिन ज्ञान अपने अंदर आता है, वो अनुभूति से आता है। हम कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उससे जो हमें अनुभूति एहसास होता है
वो जो अनुभूति है वो ज्ञान है, जो अनुभूति में नहीं आता है वो ज्ञान नहीं है, केवल जानकारी है। तो ये भी अपने को एक समझने का है। और आज शिक्षा जगत में ये भी एक बड़ा विषय हो गया है कि बालकों को ज्ञान देना है या जानकारी देनी है या इंफॉर्मेशन देनी है। फिर ज्ञान के बारे में और शिक्षा के बारे में एक बात और कहते हैं, ज्ञान ये सार्वभौमिक है, यानी देश की सीमाएं ये ज्ञान को बदलती नहीं है। सीमा से परे भी अगर जाएगा तो ज्ञान वैसा ही रहने वाला है। यानी आप अगर गणित और विज्ञान के विषय में जो चीजें हैं वो भारत में भी वैसी ही रहने वाली है, और ये अमेरिका में जाकर भी, इंग्लैंड में जाकर भी, ब्रिटेन यूरोप में जाकर के भी वो वहां भी वैसी की वैसी रहने वाली है। लेकिन शिक्षा ये राष्ट्रीय रहती है। शिक्षा वैश्विक कभी नहीं हो सकती, शिक्षा सदा राष्ट्रीय रहेगी। दुनिया में शिक्षा के अध्ययन के करने के लिए 1996 में एक कमीशन आया था जिसका नाम था डेलर्स कमीशन। डेलर्स कमीशन शिक्षा के बारे में कहता है, एजुकेशन शुड बी रूटेड टू कल्चर। ये शिक्षा जो है ये हमारी जो संस्कृति है उसको उसके अनुरूप होनी चाहिए, एंड टारगेट टू प्रोग्रेस, और विकास की ओर बढ़ाने वाली होनी चाहिए। और ये डेलर्स कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट का शीर्षक था द ट्रेजर विद इन, यानी खजाना है इसके अंदर। वो खजाना क्या है? तो शिक्षा में जो खजाना है ये उसके बारे में कहा गया। स्वामी विवेकानंद ने भी उस खजाने की बात की है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य के अंदर अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसे गुण हैं, बहुत सारी ऐसी संभावनाएं छिपी हैं। तो शिक्षा का काम है उन संभावनाओं को व्यक्त करना, उस संभावनाओं को सामने लाना, हमारे अंदर जो पूर्णता है उसकी अभिव्यक्ति करना। तो इसी को ध्यान में रख करके ये स्वामी विवेकानंद जी ने जब कहा तो उसके लगभग 100 वर्षों के बाद ये डेलर्स कमीशन की रिपोर्ट आई, तो उसका नाम उन्होंने रखा द ट्रेजर विद इन। फिर आज एक बड़ी बात चलती है, वो भी शिक्षा जगत के सामने चुनौती है कि अच्छी शिक्षा किसको कहा जाए। अच्छी शिक्षा का मतलब क्या है? तो अच्छी शिक्षा अच्छा मनुष्य बनाने वाली है या अच्छी नौकरी या कमाई वाला स्थान दिलाने वाली है? ये शिक्षा जगत में लगे लोगों के लिए एक चिंतन और विचार करने का विषय है, और एक बड़ी चुनौती है कि अच्छी शिक्षा का मतलब क्या हो गया। विद्यालय में शिक्षक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, शिक्षण बहुत अच्छा होता है, जीवन मूल्य सिखाए जाते हैं, मानव जीवन को कैसे अपना व्यवहार करना चाहिए ये सब सिखाया जाता है। इसकी बजाय बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बड़ी बड़ी ऐसी बसें हैं, बड़ा अच्छा उस प्रकार का सेटअप है, अच्छी बड़ी फीस ली जाती है। तो ये एक पैमाने शिक्षा के बारे में कि वो अच्छी है, कौन सी शिक्षा अच्छी है, ये एक मामला बदला है। तो ये भी एक शिक्षा जगत के लोगों के सोचने के लिए है। फिर ये जो डेलर्स कमीशन है वो शिक्षा के बारे में कि शिक्षा से हमें क्या मिलना चाहिए, तो 4 प्रकार की बातें कहता है। तो पहला है लर्निंग टू लर्न, दूसरा है लर्निंग टू डू, तीसरा है लर्निंग टू बी, एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। लर्निंग टू लर्न यानी हम सीखें, सीखने के लिए सीखें, अधिगम करें। लर्निंग टू डू, जो सीख लिया उसको करें, व्यवहार में लाएं। लर्निंग टू बी, तो व्यवहार में लाते हुए एक अच्छा मनुष्य बने। और लर्निंग टू लिव टुगेदर, अच्छा मनुष्य बनते हुए हम पूरा समाज एक परिवार के रूप में एक साथ रह सकें, ऐसा हमारा सारा चिंतन विचार और व्यवहार हो। तो ये 4 प्रकार की बातें हैं, ये शिक्षा के बारे में डेलर्स कमीशन कहता है। फिर एक और बात डेलर्स कमीशन कहता है, वो भी अपने लिए चिंतन की है कि आज के वर्तमान में के शिक्षा जगत में 7 प्रकार के विरोधाभास हैं। वो विरोधाभास क्या है? तो पहला है लोकल वर्सेस ग्लोबल, हमें लोकल होना चाहिए, सोचना चाहिए, या ग्लोबली सोचना चाहिए। दूसरा है यूनिवर्सल वर्सेस इंडिविजुअल, यानी सामुदायिक रूप से सोचना चाहिए या व्यक्तिगत रूप से सोचना चाहिए। तीसरा है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, हमारी जो परंपराएं हैं उसको ध्यान में करना चाहिए, तो या आज के समय में जो चल रहा है उसको ध्यान में करना चाहिए।
चौथा है लॉन्ग टर्म टारगेट वर्सेस शॉर्ट टर्म बेनिफिट। लंबे समय का लक्ष्य है, दूरगामी लक्ष्य क्या होना चाहिए, या शॉर्ट टर्म में हमें क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर अगला है कंपटीशन वर्सेस इक्वालिटी, प्रतियोगी भाव होना चाहिए या समानता का भाव होना चाहिए। अगला है फिजिकल सेटिस्फेक्शन वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, शारीरिक रूप से या भौतिक रूप से हमें संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए या आध्यात्मिक रूप से हमें सुख शांति प्राप्त होनी चाहिए। और सातवां है नॉलेज वर्सेस कैपेसिटी टू एसिमिलेट, यानी हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए या विचारों की ग्राह्यता होनी चाहिए। अब शिक्षा जगत के सामने ये इस प्रकार की चुनौती है कि उसको क्या करना है। तो ये जो 7 प्रकार के जो जोड़े हैं, इनमें से एक एक चुनना है, अथवा दोनों में संतुलित करना, ऐसी क्षमता ये बालक में, विद्यार्थी में, मनुष्य में स्थापित हो, इसका विकास करना है। तो ये भी आज शिक्षा जगत में एक दुविधा का भाव बना हुआ है। सामान्यतः जब वर्सेस की बात होती है तो आपको चूज करना है ये लेना कि वो लेना, लेकिन वास्तविकता में शिक्षा का कार्य ये नहीं है। शिक्षा का कार्य है, जैसे अगर फिजिकल सेटिस्फेक्शन की बात की जाए और प्लस में उसके वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, तो फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए मेरे जीवन में भौतिक सुख होना चाहिए, मैं जिस घर में रहता हूँ वो अच्छा होना चाहिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें एसी लगा होना चाहिए, मेरे लिए सुख सुविधा की सब बातें होनी चाहिए, मेरे लिए मेडिकल सुविधाएं और आने जाने की सब सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है, ये भौतिक सुख है, लेकिन इस भौतिक सुख को प्राप्त करते करते जो आत्मिक सुख है वही नष्ट हो गया, तो फिर भौतिक सुख से कोई शांति प्राप्त नहीं होती। तो शिक्षा का काम है मनुष्य को, विद्यार्थी को, अगली पीढ़ी को ये समझाना कि भौतिक सुख और आत्मिक सुख, इसका संतुलन जीवन में क्या प्राप्त करना है, इसका संतुलन कैसे बनाना है। हमें भौतिक सुख भी चाहिए, इसमें आत्मिक सुख भी चाहिए। तो ये एक विरोधाभास जो चल रहे हैं, उसमें से क्या रास्ता निकले, ये भी शिक्षा जगत के सामने एक बड़ी चुनौती है। हम सब ने बीएड की है, तो बीएड में कोठारी आयोग की चर्चा आती है। 1964 से 66 एक कोठारी आयोग आया था, उन्होंने शिक्षा के बारे में अनेक प्रकार की सिफारिशें की थी। उनके जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, तो उन्होंने उदयपुर में अपना एक भाषण दिया था। उस भाषण में एक वाक्य कहा था जो बड़ा महत्वपूर्ण है और वो शिक्षा जगत के बारे में के लोगों को एक सोचने पर मजबूर कर देता है। तो वो क्या कहते हैं, भारत के सब प्रकार के बुद्धिजीवियों का केंद्र ये यूरोप की बजाय भारत होना चाहिए। जब आप ऐसी बात कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमें देश का विकास करना है। तो विकास किस आधार पर होगा, तो पश्चिम के देशों में जैसा विकास हुआ वैसा विकास हम यहाँ करना चाहते हैं, ये आज का बुद्धिजीवी वर्ग सोचता है। लेकिन किसी भी स्थान का विकास, देश का विकास किसी दूसरे के अनुरूप नहीं होता है, उसके अपने यहाँ के संसाधन, अपने यहाँ की परिस्थिति, अपने यहाँ की उपलब्धता, अपने यहाँ की आवश्यकता के अनुरूप होता है। जैसे आर्थिक विषय की बात करते हैं कि मानव की प्रगति आर्थिक विषय में हुई कि नहीं हुई, तो इकोनॉमिक्स वाले जानते हैं, एक शब्द चलता है GDP, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। 100 व्यक्ति हैं, उनमें से 10 व्यक्ति 1000 रुपये महीना कमाते हैं और 90 व्यक्ति ये 10,000 रुपये महीना कमाते हैं। तो टोटल इनकम को करके उसको 100 व्यक्तियों से भाग करेंगे तो जितनी इनकम आई तो ये पर कैपिटा इनकम मानी जाएगी, उसी के अनुसार GDP चलती है। यानी 10 व्यक्ति 1000 रुपये महीना कमाते हैं, उसमें से जब आप पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो उनकी इनकम तो वो 7-8 हजार रुपये महीना हो जाएगी। तो ये एक विकास की अवधारणा, ये पश्चिम की अवधारणा है। उसके अगर विपरीत भारत के अंदर कहें तो एकात्म मानव दर्शन में दीनदयाल जी ने कहा, अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का जब जीवन स्तर बढ़ेगा तब आप माने कि विकास हुआ है। तो ये विकास की हमारे यहाँ इस प्रकार की अवधारणा है।
तो ये एक बड़ी चुनौती है शिक्षा के सामने कि यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो पश्चिम के अनुसार सोचता है, उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र, सोचने का केंद्र ये भारत नहीं है। भारत का विकास, भारत की आवश्यकताएं, भारत के अनुरूप ये होने वाली बात है। फिर हम थोड़ा कक्षा कक्ष की शिक्षा और उसके बारे में चलेंगे तो एक प्रायोगिक बात जो अपने को दिखती है, मेरा भी अब 5-6 वर्षों का अनुभव ये सब आया है। तो उसमें 4 बातें हैं जिसके अंदर शिक्षा फंस गई है। पहला है पाठ्यक्रम, दूसरा है पुस्तक, तीसरा है परीक्षा और चौथा है अंक। ये 4 बातें हैं, ये 4 बातों के इर्द गिर्द सारी प्रकार की शिक्षा घूमती है। और एक और अजीब बात है, वो क्या है कि हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम का निर्माण करता है वो पुस्तक नहीं लिखता। जो पुस्तक लिखता है वो कक्षा कक्ष में नहीं पढ़ाता। जो कक्षा कक्ष में पढ़ाता है वो प्रश्न पत्र नहीं बनाता, और जो प्रश्न पत्र बनाता है वो उसको चेक नहीं करता। यानी अगर ये चारों बातें शिक्षा से जुड़ी हुई हैं वो आवश्यक है, लेकिन इन चारों बातों को करने वालों का इंटीग्रेशन होना चाहिए। वो इंटीग्रेशन नहीं है, उसके कारण से बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण होता है। पुस्तक तो हमने नहीं लिखी, वो तो एनसीईआरटी ने लिखी है। पाठ्यक्रम तो शिक्षा विभाग ने बनाया है, प्रश्न पत्र हमने नहीं बनाए, वो तो बोर्ड से बन करके आए हैं, और अंक की स्कीम भी उन्होंने दिया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और इसी के कारण से कक्षा कक्ष में जो होता है, यानी शब्द माननीय दीनानाथ बत्रा जी उपयोग करते हैं, डंपिंग एंड वोमिटिंग, ठूसना और उगलना। पहले वो चलता था उगलना और निगलना, अंदर ले जाना और उसी को बाहर निकाल देना। यानी पाठ्यक्रम के आधार पर पुस्तक में जो लिखा है कक्षा कक्ष में उसी को पढ़ाया जाता है। जो उसको पढ़ाया जाता है उसी के आधार पर वो प्रश्न पूछे जाते हैं। जो उसको पढ़ाया है उसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर वो लिखता है, यानी जो उसने रटा है, जिसको रटवाया गया कक्षा कक्ष में, और उसी के आधार पर जो अंक मिलते हैं और इसी अंकों के आधार पर बालक का मूल्यांकन होता है कि बालक कैसा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। इस विडंबना को डॉक्टर अशोक गांगुली, सीबीएसई के पूर्व चेयरपर्सन रहे, तो वो कहते हैं वी कवर द सिलेबस बट नॉट डिस्कवर एनीथिंग। ये जो कहा गया प्रारंभ में शिक्षा के 3 काम हैं कि प्राचीन ज्ञान ये नव पीढ़ी को देना है, और नए ज्ञान का सृजन करना है, और जीवन के संघर्ष और चुनौतियों से का सामना करने के लिए सुसज्ज करना है। अगर ये डंपिंग एंड वोमिटिंग ही चलती रहेगी तो ये तीनों कामों में से कोई काम ये नहीं हो सकता। इसलिए कक्षा कक्ष ये एक उबाऊ और शुष्क व्याख्यान का केंद्र बन गया है। तो ये शिक्षा जगत के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है, और चुनौती से निकलना है तो गुरु शिष्य संवाद का केंद्र वो कक्षा कक्ष बनना चाहिए, और उसके अंदर प्राचीन ज्ञान भी जाना चाहिए, नए ज्ञान का सृजन भी होना चाहिए, और अगली पीढ़ी को ये चुनौतियों का सामना करने के लिए सुसज्ज भी करना चाहिए। फिर एक बात आती है कि आज का विद्यार्थी पढ़ लेता है, डिग्री प्राप्त कर लेता है, तो उसको क्या आता है, इसके बारे में अगर विचार किया जाए तो सामान्यतः करने के लिए कुछ नहीं आता। मेरे पास इतने प्रतिशत अंक है, मेरे पास इस प्रकार की डिग्री है। यानी एक विषय चलता है कौशल विकास। अपने यहाँ कौशल विकास की अवधारणा है मानव की कर्मेंद्रियां, उसकी ज्ञानेंद्रियां और उसका अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, इसका विकास होना चाहिए। ये 14 चीजों का विकास हुआ तो फिर मानेंगे कि उसका कौशल विकास हुआ। इन 14 चीजों के विकास के कारण से वो फिर विषयों का अध्ययन करे, विषयों को अधिगम करे, उसके आधार पर जीवन में फिर जो भी कर सकता है वो करे। तो वास्तविकता में ये कौशल विकास है, लेकिन ये कौशल विकास शिक्षा का भाग नहीं रहा इतने वर्षों में। उसके कारण से आज शिक्षा के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इतना सब करने के बाद भी उससे पूछो क्या आता है तो नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। मैंने परीक्षा दी है केवल इतने प्रतिशत अंक है, उसके पास यही उत्तर आता है। फिर श्रम कौशल
सेवा भाव, ये जो दो बातें उसके अंदर सहज रूप से आनी थी, आज बालक के अंदर नहीं दिखाई देती है। इसलिए सब संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी, नई तकनीक होने के बाद भी बालक को श्रम करने का जो स्वभाव है वो नहीं होता है। आज ग्रामीण क्षेत्र में घर में अच्छी जमीन होने के कारण से भी और अपने यहाँ खेती की, कृषि की अनेक प्रकार की नई नई तकनीक और नए नए बीज उपलब्ध होने के कारण भी वो खेती करना नहीं चाहता। हम में से जो किसान परिवार से संबंध रखते हैं उन सबको ध्यान होगा कि खेती कैसे होती है। मिट्टी में मिट्टी होना पड़ता है तब जाकर के अन्न उपजता है, लेकिन वो मिट्टी में मिट्टी होना नहीं चाहता क्योंकि उसके अंदर श्रम कौशल नहीं है। शिक्षा ने उसको श्रम के प्रति श्रद्धा का भाव ये उसके मन में नहीं जगाया है। फिर आज तकनीकी की बात करते हैं। तकनीक का जमाना है, कोरोना के समय में ई लर्निंग है और हम तकनीक के माध्यम से आपस में बात कर रहे हैं। तकनीक सीखना बहुत आवश्यक है। तकनीक की चर्चा तो आज की नहीं है, पिछले अनेक वर्षों से आ रही है। भारत के अंदर 2005-6 में ये तकनीक पॉपुलर होनी शुरू हो गई थी। बहुत जगह साइबर कैफे आ गए थे, कंप्यूटर, लैपटॉप सामान्य वो सारे घरों में दिखाई देने शुरू हो गए थे। लेकिन इस तकनीक में से शिक्षा जगत में एक प्रश्न खड़ा होता है। तो वो प्रश्न विद्यार्थी ही करता है, वाई आई नीड टीचर व्हेन आई हैव गूगल। यदि मेरे पास गूगल है तो मुझे टीचर की क्या आवश्यकता है, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि बिना गुरु शिष्य संवाद के शिक्षा संपन्न नहीं हो सकती। हमारे यहाँ 2005 से 6 से पॉपुलर है टेक्नोलॉजी। कुछ सीमित लोगों के पास आना 90 में शुरू हो गई थी, लेकिन अमेरिका में उसका प्रचलन 70 से है। तो 1970 के बाद से अब तक टेक्नोलॉजी आने के बाद ऐसा कोई प्रसंग ध्यान में नहीं आता कि अमेरिका का कोई विद्यालय, महाविद्यालय या दुनिया का कोई विद्यालय, महाविद्यालय इसलिए बंद कर दिया गया हो कि अब विद्यालय, महाविद्यालय प्रत्यक्ष शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, टीचर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो उसका विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी प्रकार की बात है कि हम इससे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। इसके लिए क्या है, तो हम अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे। ये एक बड़ा विषय शिक्षा जगत में शिक्षकों के बारे में जो कहा जाता है कि शिक्षकों को अपने आप को अपडेट करना, अपने आप अपडेट होना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं, तो मैं सोचने का एक नया तरीका देता हूँ। आज विद्यालय में जो भी बालक पढ़ने आता है वो 21वीं सदी का विद्यार्थी है। जो भी पढ़ने आता है, 12वीं में भी जो हो गया उसका भी जन्म इसी शताब्दी में हुआ है। इवन कॉलेज में भी जो आ गए हैं विद्यार्थी, उनमें से भी बड़ी संख्या है जिसका इसी शताब्दी में हुआ है। लेकिन विद्यालय, महाविद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक ये पिछली सदी का है, वो 20वीं सदी का है, विद्यार्थी 21वीं सदी के हैं। इसलिए अगर ये सोचने की बात हो कि 20वीं सदी के अध्यापक को, 20वीं सदी के आचार्य को 21वीं सदी के विद्यार्थी को क्या पढ़ाना है, ये अगर सोचा जाए। लेकिन आज का विद्यार्थी क्या सोचता है, तो आज का विद्यार्थी सोचता है कि मुझे क्या पढ़ाना चाहिए ये नहीं चाहिए, ये तो सब गूगल पर उपलब्ध है। मुझे कौन पढ़ाएगा, मुझे कैसे पढ़ाएगा और मुझे कैसे सीखना है, इसके बारे में आज का विद्यार्थी सोचता है। यानी 20वीं और 21वीं सदी में ये केवल 20 वर्षों का अंतर नहीं है, एक शताब्दी का अंतर है। तो उसके बारे में भी आज के शिक्षक को सोचना पड़ेगा कि आज के इस सदी के विद्यार्थी को क्या सिखाना है, ये नहीं कैसे सिखाना है, उसको कैसे सीखना है और उसको कौन कौन और क्या क्या सिखा सकता है। केवल मैं ही सिखाऊंगा ऐसे नहीं, तो सिखाने के लिए कक्ष से बाहर भी बहुत कुछ है। इसके बारे में एक सोचने की आवश्यकता है। और तकनीक के बारे में क्या, कि तकनीक को हम चलाएं या तकनीक हमें चलाएं, इसके बारे में भी सोचने की बात है।
तकनीक का उपयोग करते करते कभी कभी व्यक्ति तकनीक पर इतनी तरह निर्भर हो जाता है कि अगर उसके सामने वो नहीं है तो उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है और ये भी आज के समय में एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। और इसमें से क्या रास्ता निकलता है? तकनीक को हम चलाएं लेकिन तकनीक हमें ना चलाएं, इसके बारे में भी ऐसा सोचने की है। फिर शिक्षक के बारे में दो तरह की बातें मैं और कहूंगा, वो भी शिक्षा जगत की चुनौतियों में ही आती है। पहली है, शिक्षक बाय चांस है या बाय चूज है। वो स्वयं चयन करके शिक्षा क्षेत्र में आया है या उसको कोई रास्ता नहीं मिला तो चलो शिक्षा में ही चलते हैं, इसलिए बाय चांस आ गए हैं। यानी विद्यार्थी मिला मुझे, उसने बीटेक की, बीटेक करने के बाद जॉब नहीं की, उसके पिताजी ने कहा कि तुम जेबीटी करो। अगर जेबीटी ही करनी थी तो फिर बीटेक क्यों करने की आवश्यकता की थी, तो पहले ही कर लेते। नहीं, पिताजी ने कहा कि ठीक है, बीटेक के बाद अब आगे पता नहीं क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी है नहीं है, तुम जेबीटी करो, गवर्नमेंट टीचर लग जाना, नहीं तो प्राइवेट अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ा लेना, इसी से अपनी शिक्षा करो। यानी वो चयन करके उस क्षेत्र में आ रहा है या बाय चांस आ रहा है? या जो अभी शिक्षक शिक्षा क्षेत्र में है वो किस भाव से हैं? केवल अपनी आजीविका चलाने के उद्देश्य से हैं या हमारे सामने जो विद्यार्थी है ये कल का नेतृत्व करने वाला बनेगा, हम भविष्य की पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे भाव से है? और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, हर माता पिता और हर विद्यार्थी को अच्छा शिक्षक चाहिए। ये सबके मन की बात होती है। किस विद्यालय में प्रवेश करना है जहां अच्छे शिक्षक हों, अच्छा पढ़ाते हो, अच्छे हिंदी पढ़ाने वाले, अच्छे अंग्रेजी पढ़ाने वाले, बालक की चिंता करने वाले। बालक जब स्वयं निर्णय करने के लिए आ जाता है कि मुझे कहाँ प्रवेश करना है तो वो भी ये सोचता है कि मुझे अच्छा टीचर ही मिलना चाहिए। लेकिन क्या माता पिता ये विचार करते हैं कि मेरा जो बालक है वो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, ब्यूरोक्रेट्स की बजाय शिक्षक बनना चाहिए? और क्या शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते समय जब विद्यार्थी उनसे प्रश्न करता है अथवा इसी प्रकार का संवाद होता है कि जीवन में क्या बनना चाहिए, तो वो उनको ये 4-5 चीजों की बजाय किसी अच्छे इंटेलिजेंट मेरिटोरियस विद्यार्थी को, प्रतिभावान विद्यार्थी को ये प्रेरणा देते हैं कि तुम्हें जीवन में शिक्षक बनना चाहिए? हमारे यहाँ देश में प्राचीन काल में शिक्षक बनने की परंपरा ऐसे ही नहीं थी कि कोई भी शिक्षक बन जाता था। जो सबसे अच्छा विद्यार्थी होता था गुरुकुल में, गुरुकुल उसको ऑफर किया करता था कि क्या आप हमारे इस गुरुकुल में आचार्य के नाते काम करना चाहेंगे? और ये जो विद्यार्थी होता था ये कहता था कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ शिक्षक बनने के लिए कहा जा रहा है, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो ये भी एक शिक्षा जगत के सामने चुनौती है। अच्छे शिक्षक तो सब विद्यार्थी और सभी माता पिता को चाहिए, लेकिन क्या आज का शिक्षक अच्छे विद्यार्थी को शिक्षक बनने की प्रेरणा देता है? ये भी एक चिंतन करने की आवश्यकता है। एक और उदाहरण रखूंगा, उससे भी हमें शिक्षा जगत की एक नई प्रकार की चुनौती ध्यान में आएगी। इन्फोसिस आईटी क्षेत्र में एक बड़ी प्रेस्टिजियस कंपनी है। सामान्यतः अलग अलग आईटी क्षेत्र की कंपनियों में काम करने के बाद ये जो आईटी टेक्नोग्रेड है, युवा है, ये चाहता है कि मैं इन्फोसिस में जाऊं, तो 2-3 कंपनियों के बाद उसमें जाता है, अथवा बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू लेने के लिए इन्फोसिस आती है। तो इन्फोसिस के जो सीईओ, उसके जो संस्थापक हैं रहे नारायण मूर्ति जी, उन्होंने एक लेख लिखा। उस लेख में एक महत्वपूर्ण बात वो लिखते हैं। उस लेख के अंदर वो क्या कहते हैं कि मेरी कंपनी के सामान्यतः 2-3% कर्मचारी ये ड्रॉप आउट करते हैं। वो किसी विदेशी कंपनी में बेहतर उनको वेतन मिले या सर्विस की सुविधा अच्छी मिले या बाहर जाने का मौका मिले, इसलिए वो जाते हैं। लेकिन ये संख्या जब 2-3% से बढ़कर 5-6% होगी तो मेरा ध्यान गया
तो मैंने एक टीम बना करके उसके बारे में जरा खोजना शुरू किया। तो खोजने के बाद ध्यान में आया कि ये जो संख्या बढ़ी है, अच्छे वेतन और बाहर जाने के मौके के कारण, दूसरी कंपनियों में नहीं जाने के कारण है, बल्कि ऐसे लोगों की बढ़ी है कि जिनको यहाँ प्रोजेक्ट वर्क सौंपा जाता है, उस प्रोजेक्ट वर्क को पूरा करने की जिम्मेदारी में विफल हो जाते हैं और उसके कारण मन में व्यथित हो जाते हैं, मानसिक रूप से निराश हो जाते हैं। ऐसे लोग कंपनी को छोड़ करके जा रहे हैं। तो नारायण मूर्ति लिखते हैं कि मेरे लिए एक विषय हो सकता है कि मेरे यहाँ ऐसे जाने वाले कर्मचारियों की संख्या है, लेकिन शिक्षा जगत के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अच्छे अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के टॉपर्स विद्यार्थी जीवन में जिम्मेदारी संभालने में विफल हो रहे हैं। ये शिक्षा जगत के सामने एक बड़ी चुनौती है, उसके बारे में एक सोचने की आवश्यकता है। तो मैंने कुछ कक्षा कक्ष की, कुछ सामान्य जगत की और कुछ वैश्विक दृष्टि से ऐसे कुछ चुनौतियों के बारे में आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। और भी बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं। पिछले दिनों नीति आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे की एक नीति बनाई। अपने देश की आने वाले 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50 वर्षों की नीतियां बनाने का काम ये नीति आयोग करता है, नाम भी उसका वैसा ही है। तो उसमें क्या पाया गया कि देश के इंजीनियरिंग के सर्वोच्च इंस्टीट्यूट IIT और NIT, इसमें जो विद्यार्थी आ रहा है उसका कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, और वहां पर भी आने के बाद प्रैक्टिकल करने में उसका कोई मानस नहीं रहता है, वो केवल थ्योरी पर ही केंद्रित रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो नवाचार, इनोवेशन होना चाहिए, देश की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने का काम यही सब IITian और NITian करते हैं, तो वो कैसे होगा? इसलिए नीचे के विज्ञान क्षेत्र में जाने वाले विद्यार्थियों के मन में प्रायोगिक करने का भाव आए, समाज की अनेक प्रकार की समस्या को तकनीकी से दूर करने का भाव उनके अंदर उत्पन्न हो, उनको वैसा एक्सपोजर मिले। इसलिए ये ATL, अटल टिंकरिंग लैब की योजना ये नीति आयोग ने की है। यानी एक शिक्षा जगत के सामने ये एक सोचने की बात है कि वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही समाप्त हो गया है। आज शिक्षक भी अगर आता है विज्ञान का, तो उससे भी अगर पूछो कि हाँ तुमने लैब में काम किया है क्या, तो कितने शिक्षक ऐसे होंगे जो ये उत्तर हाँ में देंगे। ये अपने आप में एक बड़ी उस प्रकार की चुनौतियां हैं। 2 प्रकार की बातों की चुनौतियों में मैं वर्णन करूंगा, फिर समाधान की ओर बढ़ेंगे। तो पहली बात उसमें से आती है, एक शब्द चलता है वैश्वीकरण। ये वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण शब्द अर्थशास्त्र वालों को पता होगा, अपने यहाँ 96 में डंकल प्रस्ताव आया था और उस डंकल प्रस्ताव में ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की चर्चा हुई थी। ये वैश्वीकरण क्या है? तो सारी जो पृथ्वी है या जितने भी देश हैं सब एक बाजार की तरह हैं। तो आर्थिक मामलों में बाजारवाद जो है वो एक देश से दूसरे देश को जरा आयात निर्यात करने में उसके कुछ नियम कायदे उसके कारण से आए। उसके कारण ये वैश्वीकरण शब्द, ग्लोबलाइजेशन, ये बढ़ता चला गया और आज शिक्षा क्षेत्र में भी इसकी पर्याप्त चर्चा होती है। यानी चर्चा ये होती है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, हमारे जो शिक्षण संस्थान है, वो ग्लोबली compete करने वाले हों, इसकी उसमें से चर्चा आती है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव ये समाज में दिखता है, तो वो क्या दिखता है? तो यहाँ पर पढ़ने वाला विद्यार्थी वो विद्यार्थी नहीं है, वो ज्ञान अर्जन करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो एक उपभोक्ता है। यानी वो एक कस्टमर की तरह हमारे यहाँ आता है। इंडस्ट्री शब्द चलता है, इंडस्ट्री यानी जहां उद्योग धंधे चलते हैं, लेकिन आज हर क्षेत्र के साथ इंडस्ट्री जोड़ दिया जाता है। जैसे देश भर में बड़ी मात्रा में होटल इंडस्ट्री है,
अब वहां कोई निर्माण नहीं होता, केवल आने जाने रहने के लिए सुख सुविधा होती है, लेकिन बिजनेस की टर्म में उसको बदला कि होटल इंडस्ट्री है। ये वैश्वीकरण के कारण से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बजाय एजुकेशन इंडस्ट्री शब्द उपयोग होने लगा है। जब आप एक शिक्षण संस्थान को एक उद्योग की तरह देखेंगे तो वहां लाभ हानि भी दिखेगा। वहां आने वाला वो विद्यार्थी नहीं है, ज्ञान अर्जन करने वाला नहीं है, आपके लिए एक उपभोक्ता है। आपने उसको सुविधाएं देनी है और उसके कारण से उससे अर्थ की प्राप्ति करनी है। और जब आप अर्थ की प्राप्ति में आ जाएंगे तो कितना अधिकाधिक अर्थ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा एक भाव आता है। और इसी से आगे बढ़ते बढ़ते भारत के अंदर शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा का व्यापारीकरण, शिक्षा का निजीकरण, ये इसकी ओर बढ़ने की ओर जा रहा है। फिर दूसरी प्रकार की बात है कि शिक्षा का निर्धारण कौन करे। तो शिक्षा का निर्धारण ये सरकार के हाथ में है, शिक्षाविदों के हाथ में नहीं है। जो कक्ष में पढ़ाता है, जिसको शिक्षा का प्रत्यक्ष अनुभव है, वो शिक्षा के निर्धारण में होना चाहिए। तो इसका एक अभाव भी अपने देश में दिखता है। ये भी एक शिक्षा के सामने एक बड़ी चुनौती है। और तीसरी बात, देश भर में बहुत सारी रिपोर्ट सर्वे होती है। हमारे यहाँ शिक्षक पढ़े लिखे होने चाहिए, तो उसके लिए बीएड कोर्सेज, डीएलएड और बीएड कोर्सेज करे। पुराने समय में 10वीं 12वीं पास ही टीचर होते थे। यानी हरियाणा में 2003 में एजुकेशन एक्ट आया है, उससे पहले ये बाध्यता नहीं थी कि शिक्षक कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसने 12 पास की, 10 पास की, वो भी विद्यालय में आकर पढ़ा सकता है। लेकिन वो जो रिपोर्ट आती है तो उसमें से एक रिपोर्ट आती है असर के नाम से। ऐसे अनेक प्रकार की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट को क्या पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद दूसरी तीसरी का विद्यार्थी 2 अंक की 3 अंक का जोड़ नहीं कर पाता है। उसको 2-2 शब्दों से जुड़े हुए जो वाक्य बनते हैं उसको पढ़ने में तकलीफ होती है। तो ऐसी अनेक प्रकार की रिपोर्ट ये देश भर की आती है। तो देश भर के शिक्षा जगत के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती का विषय है कि अगर उसको सामान्य लिखना पढ़ना यही नहीं आ रहा है, तो फिर शिक्षकों को शिक्षा जगत में शिक्षा के बारे में ये विचार करने की आवश्यकता है। ये प्राचीन ज्ञान और नव ज्ञान, ये तो बहुत आगे की बात हो जाएगी। मैं थोड़ी समाधान की चर्चा भी करूंगा क्योंकि वो आज के विषय में सम्मिलित है। शिक्षा के 3 प्रकार हैं और उन तीनों प्रकारों के 3 केंद्र बिंदु हैं। शिक्षा केवल वही नहीं है जो हम विद्यालय में देते हैं, महाविद्यालय में दी जाती है। तो पहला है, हमारे यहाँ शिक्षा का पहला प्रकार है, वो है परिवार शिक्षा। मनुष्य अधिक समय परिवार में बिताता है, तो परिवार के वातावरण से ही उसको शिक्षा मिलती है। और उसका जो केंद्र बिंदु है वो है माता पिता। दूसरा, हम जो फॉर्मल एजुकेशन देते हैं, विद्यालयीन महाविद्यालयीन शिक्षा, इसका केंद्र बिंदु ये शिक्षक है, आचार्य है, अध्यापक है, टीचर है। और तीसरा है वो है समाज शिक्षा, यानी मनुष्य समाज के संपर्क में आता है तो उससे भी बहुत कुछ उसको सीखने को मिलता है। और इसके जो केंद्र बिंदु हैं वो है मठ, मंदिर और धर्माचार्य है। इसलिए मैं अगर कहूँगा शिक्षा को बदलना है तो शिक्षक को बदलो। शिक्षक को बदलो यानी रिप्लेस नहीं करना, यानी उसका मानस बदलने की आवश्यकता है। उसको कक्ष में अभी तक जो वो पढ़ा रहा है 21वीं सदी के विद्यार्थी को मुझे कैसे सिखाना है, ये उसको सोचना पड़ेगा। ये मैं जिस पद्धति से पढ़ाता हूँ उस पद्धति की बजाय आज नए प्रकार की जो पद्धतियां हैं मैं उसको अडॉप्ट करने की आवश्यकता है।
कक्षा कक्ष कितना अधिक इंटरेक्टिव हो, वो शुष्क व्याख्यान का केंद्र ना बने, गुरु शिष्य संवाद का केंद्र बने और उसमें नव ज्ञान का सृजन ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में ये शिक्षक को सोचने की आवश्यकता है। अभी शिक्षा नीति आई है, तो शिक्षा नीति में भी उसका जो केंद्र बिंदु है उसमें लिखा है शिक्षा नीति में कि उसका केंद्र बिंदु शिक्षक है। शिक्षक को अगर शिक्षा नीति समझ में आ गई और उसने ही उसको क्रियान्वयन कर दिया तो शिक्षा नीति का असर आने वाले 20-30 वर्षों में दिखाई देने लगे। फिर दूसरी बात मैं कहूंगा, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप एक बहुत बड़े लेखक हुए, पत्रकारिता जगत में उनका नाम हुआ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का इतिहास। उसकी प्रस्तावना में वो 2 प्रकार के प्रश्न ये उसमें करते हैं। तो उसमें देश में समाज नीति, राजनीति और अर्थनीति, और चौथी है शिक्षा नीति। तो उसके बारे में कहते हैं देश की समाज नीति, राजनीति और अर्थनीति को नहीं बदला जाए और शिक्षा नीति को बदल दिया जाए तो क्या देश की शिक्षा में परिवर्तन होगा। और वो कहते हैं कि अगर समाज नीति, राजनीति और अर्थनीति में को बदल कर दिया जाए और शिक्षा नीति को ना बदल दिया जाए तो क्या उसका प्रभाव दिखेगा। तो आगे कहते नहीं, अगर शिक्षा नीति, शिक्षा में परिवर्तन करना है तो शिक्षा नीति के साथ साथ समाज नीति, राजनीति और अर्थनीति, इसका सहयोग भी शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए आवश्यक है। दूसरी बात वो कहते हैं परिवर्तन करता कौन है, कौन परिवर्तन करेगा। सामान्यतः शिक्षा जगत में शिक्षकों से, अगर वो विद्यालयीन शिक्षक हैं, महाविद्यालयीन शिक्षक है, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनसे जब चर्चा होती है और शिक्षा नीति के कारण बहुत तरह के अलग अलग समूहों से जब चर्चा हुई, सरकार ने, शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम ही ऐसा बनाया, उनकी गाइडलाइन ही ऐसी है, वही सब है, सरकार ही सब कुछ करती है, तो वो उस पर डाल करके अपनी जिम्मेदारी से बदल जाते हैं। तो क्या शिक्षा को बदलना है, इसका काम सरकार का है या संसद में बैठे हुए जो जनप्रतिनिधि हमने भेजे हैं उनका काम है। तो वो जो प्रश्न करते हैं वो ये है कि या तो सरकार और संसद में बैठे हुए जो लोग हैं वो शिक्षा को बदलें, या शिक्षा जगत ऐसा वातावरण खड़ा करे कि ये सरकार और संसद में बैठे हुए जो लोग हैं उनके मानस में परिवर्तन हो और शिक्षा को प्राथमिक सूची का पहला बिंदु ये मान करके उसको बदलने के लिए सब प्रेरित हो। तो ये 2 प्रकार की वो बात कहते हैं, यानी उसमें से सीधा सीधा संकेत आता है कि शिक्षा को बदलना है तो बदलने का दायित्व तो सीधे सीधे शिक्षा जगत में शिक्षकों का है, और दूसरा जो नीति बनाने वाले लोग हैं, जो उसके बारे में नियम कायदे बनाने वाले लोग हैं, उनका मानस बदलने का काम भी ये शिक्षा जगत के लोगों का है। फिर तीसरी बात मैं कहता हूं कि ये जो बुद्धिजीवियों का गुरुत्वाकर्षण केंद्र यूरोप है वो बदल करके भारत होना ही चाहिए। जब तक वो भारत नहीं होगा तब तक वो बदल नहीं हो सकता है। इसलिए ये बुद्धिजीवी कोई बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, प्रिंसिपल या बहुत विद्वान ऐसे नहीं होते हैं। हमारे प्राथमिक शाला में पढ़ाने वाला प्राथमिक शिक्षक भी बुद्धिजीवी है, लेकिन वो तब होता है जब वो शिक्षा के बारे में, अपने काम के बारे में, इस राष्ट्र जीवन के बारे में चिंतन मनन करता है, तो वो बुद्धिजीवी होता है। इसलिए बुद्धिजीवी में कोई वो बड़े लोग नहीं, तो हम सब भी उसमें सम्मिलित हैं। तीसरी बात है कि अच्छी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो उसके लिए विद्यार्थी और अभिभावक इसका भी समुचित प्रबोधन करने की आवश्यकता है। यानी शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पा लेना, कमाई के स्थान पर चले जाना, कल को मुझे अच्छा पैकेज कैसे मिल जाता है, केवल यही नहीं है। उसी के कारण से ही बहुत सारी प्रकार की समस्याएं आज खड़ी हुई हैं। तो उसको ये समझाना पड़ेगा कि शिक्षा का उद्देश्य हमारा व्यक्तित्व विकास है, शिक्षा का उद्देश्य ये जीवन मूल्य सीखना है, शिक्षा का उद्देश्य आत्म गौरव और राष्ट्र गौरव पैदा करना है, शिक्षा का उद्देश्य सामाजिकता का भाव पैदा करना है। ये शिक्षकों को समझने के साथ साथ
शिक्षकों का ही दायित्व है कि वो विद्यार्थी और अभिभावक इसका समुचित प्रबोधन करें। और अगली बात, शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्र भाव रखने वाले जितने विद्वान हैं उनका ध्रुवीकरण करने की आवश्यकता है कि भारत के अंदर भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के भारत की संस्कृति, परंपरा, यहाँ के महापुरुष, यहाँ का इतिहास, दर्शन, इसको केंद्र में रखकर ये यहाँ के विद्यार्थी को हमने एक अच्छा मनुष्य बनाना है, ऐसी एक बात करने के लिए उनका एक ध्रुवीकरण करने की आवश्यकता है। और ये जितने प्रकार के घटकों की मैंने वर्णना की है, इनका अगर सामूहिक प्रयास रहेगा तो शिक्षा की जितनी प्रकार की चुनौतियां हैं उनका सामना हम कर सकते हैं। और इसमें मेरी ओर से एक अंतिम बात और, दो प्रकार के भाव होते हैं। एक है शिक्षा की चुनौती को स्वीकार करके मेरे बस में जो है, मेरे हाथ में जो है, उसको मैं बदलने का प्रयास करूंगा, उस चुनौती का सामना करूंगा। और दूसरा भाव आता है, सामने चुनौती है, उसका सामना नहीं करेंगे तो थोड़ा सा रास्ता बदल करके बाईपास होकर के चले जाएंगे, चुनौती अपनी जगह रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये दो प्रकार के भाव है। तो मुझे लगता है शिक्षा जगत के हम सब कार्यकर्ताओं को शिक्षा जगत की ये जो चुनौतियां हैं वो कक्षा कक्ष से प्रारंभ होकर के देशव्यापी और विश्वव्यापी बनती है, इसका सामना करने के लिए हम उद्यत हो, उसका रास्ता निकाले, मेरे बस में जो है, मेरे हाथ में जो है, उसको करने का हम यथासंभव नहीं, यथासंभव शब्द कई बार छोटा होता है, तो जितना अधिक एफर्ट लगाकर हम कर सकते हैं उसके बारे में अपने विचार करने की आवश्यकता है। तो मैंने कुछ आपके सामने रखा है, अभी समय है हमारे पास, तो कोई हमारे मन में जिज्ञासा, प्रश्न आदि होंगे तो पूछ सकते हैं। सभी आचार्य भैया बहनों से निवेदन कि अभी भाई साहब ने जैसा उद्बोधन दिया है हमें, और मैं विश्वास है मुझे कि ये ऐसी जो चुनौतियां हैं वो हमारे सामने अपनी कक्षा कक्ष के दौरान आती रहती हैं। तो इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं आप भाई साहब से पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। हाँ जी सर, आपने एक बात कही सर कि 14 चीजों के विकास को हम कौशल विकास कह सकते हैं सर, तो मुझे कौशल विकास के बारे में थोड़ा सा और जानना है, तो इसके बारे में और ठीक है। कौशल विकास में हमारी कर्मेंद्रियां हैं जिससे हम काम करते हैं, तो हाथ, पैर और हमारी जो वाणी है। हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं नाक, कान, मुंह, आंखें और हमारी त्वचा। और अंतःकरण है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अब इनका विकास करना है। ये विकास छोटी अवस्था में होता है, बाद में जो विकास हो चुका उसी की पुष्टि होती रहती है। अब इसी को मैंने कौशल विकास क्यों कहा? जीवन में जितने भी प्रकार का हमें काम करना है, ज्ञानार्जन करना है, या जितने भी प्रकार के कार्य करने हैं, वो हम इन चीजों से ही कर पाते हैं। जैसे हाथ की कुशलता बढ़ी तो जितने प्रकार के काम हैं वो हाथ से ही करेंगे। हाथ से उसी वस्तु को पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, फेंक सकते हैं, खींच सकते हैं, धकेल सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं। अगर हम रसोई में कोई भी काम करना है, चाकू से अगर सब्जी को ठीक से काटना है तो वो भी हाथ की कुशलता ही है। अगर किसी कारीगर को कोई अच्छी मूर्ति बनानी है तो उसकी हाथ की कुशलता चाहिए।
अगर हमें अच्छा लेखन करना है तो भी हाथ की कुशलता चाहिए, अगर अच्छा टाइप करना है तो भी हमारी हाथ की कुशलता ही चाहिए। जितने प्रकार के बहुत सारे काम हैं ये हाथों से हम करते हैं, तो हाथों की कुशलता बढ़े इसके बारे में सोचना। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट के लिए दो प्रकार की बातें चाहिए, एक हाथ से उसने ब्रश चलाने हैं तो उसकी हाथ की कुशलता चाहिए, और उसकी मन की कल्पनाशीलता चाहिए। वो कल्पनाशीलता और हाथ की कुशलता का जब समन्वय होता है तब सामने अच्छा चित्र उभरता है। इसलिए प्रारंभिक रूप से कौशल विकास करना है तो इन सब चीजों का विकास करना है। मान लीजिए आपकी सुनने की क्षमता, सामान्यतः सुनता है सब है, लेकिन आप हायर एजुकेशन में लेक्चर सुन रहे हैं, सुनते सुनते उन्होंने जितनी प्रकार की प्रमुख बातों को कहा आपके अंदर अधिगम हुआ कि नहीं हुआ, ये आपकी सुनने की क्षमता पर निर्भर करता है, और आपकी बुद्धि की ग्राह्यता और मन की एकाग्रता, इन तीनों के कारण से वो आपके अंदर जाएगा। अन्यथा उन्होंने लेक्चर दे दिया, आपको हायर एजुकेशन में जाने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया है। तो ऐसे प्रारंभिक कुशलता इन सब चीजों की होगी तो उनके आधार पर ही सब कर सकते हैं। हम किसी कंपनी में बड़े मैनेजर बन गए, मैनेजर के कारण से बहुत सारी चीजों का हमें प्रबंधन करना पड़ता है, प्रबंधन के लिए हमारे को सोचना पड़ता है, उसके लिए बुद्धि का विकास करना आवश्यक है। बुद्धि में संश्लेषण शक्ति, उसमें विश्लेषण शक्ति, उसकी कल्पना, उसकी तर्कशीलता, ये इस प्रकार की आनी चाहिए। वाणी का विकास है तो बहुत सारे प्रोफेशन है जिसमें वाणी का उपयोग करता है। आप अच्छे गायक बनना है तो आपकी वाणी का विकास होना चाहिए। अगर आपको पत्रकारिता जगत में संवाददाता या एंकर के नाते जाना है तो भी आपकी वाणी का, आपको एक मोटिवेटर बनना है उसके लिए भी आपकी वाणी का विकास ये होना आवश्यक है। आपको एक अच्छा कम्युनिकेट करने वाला, कॉर्पोरेट सेक्टर में आज सब जगह कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता रहती है, उसमें अच्छा बोलना आना चाहिए, अपने विषय को अच्छे प्रकार से प्रस्तुत करना आना चाहिए, उसके लिए वाणी की कुशलता आवश्यक है। तो ये जितने भी प्रकार के काम जीवन में करने होते हैं, चाहे वो आप पारिवारिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या व्यवसायिक क्षेत्र में हो, उसके लिए आपको ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण के विकास की आवश्यकता होती है। और इसका विकास प्राथमिक कक्षाओं तक ही होता है, शिशु वाटिका और प्राथमिक कक्षा, ये 10, 12, 14 साल की अवस्था तक होता है। तो वो एक करने की आवश्यकता है। आप देखिए वर्तमान में जो ट्रेडिशन चल रहा है शिक्षा का, उसमें कौशल नहीं है, इन सब चीजों के विकास के लिए कुछ नहीं है, ना परिवार शिक्षा में है ना विद्यालयीन शिक्षा का भाग है। जहां जहां है वहां वहां विकास होता है, जहां जहां नहीं है वहां वहां विकास नहीं होता है। जी जी नमस्ते। जी मैं सुरेंद्र कुमार, गीता निकेतन आवासीय विद्यालय से। जी भाई साहब, एक छोटी सी जिज्ञासा है मन में। जैसे कल भी एक विषय आया था कि शिक्षा जो है राष्ट्रीय और ज्ञान, तो अब जैसे कुछ राष्ट्र हैं, जैसे पाकिस्तान है एक उदाहरण के तौर पर, तो अगर वहाँ का जो वहाँ की जो संस्कृति है उसके अनुरूप ही उसकी शिक्षा अगर चलती रही तो वो कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये जो शिक्षा है ये सार्वभौमिक होनी चाहिए या फिर राष्ट्रीय ही रहनी चाहिए, ऐसा एक मन में थोड़ा सा विचार। जैसे पुराने समय में वेदों के अनुसार शिक्षा होती थी, वेदों को ज्ञान कहा गया और उसके अनुसार शिक्षा होती थी। अब भी क्या ऐसा होना चाहिए या क्या? ऐसा कि ऐसा होना चाहिए कि वैसा होना चाहिए, लेकिन जो मैं शाश्वत बात है वो मैंने कही है, ज्ञान सार्वभौमिक है और शिक्षा राष्ट्रीय ही है। वो यानी हमें अगर जीवन मूल्य सिखाने हैं तो जिस देश में व्यक्ति रहता है, जिस स्थान पर रहता है, वहां की परंपराओं के अनुसार ही जीवन मूल्य सिखाए जाएंगे। अगर आप सार्वभौमिक की बात बताएंगे तो भारत के अंदर यहाँ के जीवन मूल्य
और पश्चिमी देशों में यानी भारत से बाहर जो सेमेटिक उत्पन्न हुए हैं, इस्लाम हुआ है, ईसाइयत हुआ है, ये जो हमारे यहूदी हुए हैं, ऐसे अनेक मतांतरण के लोग हैं, तो उनके जीवन मूल्य आपको कैसे सिखा सकते हैं? दूसरा, विद्यालय में शिक्षा नहीं होती केवल, मैंने कहा परिवार शिक्षा भी होती है, समाज शिक्षा भी होती है, वो इनफॉर्मल रहती है, वो पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता। तो उसके अंदर आपके परिवार में आपको वही सिखाया गया है जो आपके परिवार की परंपरा है, और आपके परिवार की परंपरा आपके राष्ट्र की संस्कृति के अनुकूल ही होगी, वो उससे विपरीत नहीं हो सकती। इसलिए ये बात शाश्वत है कि ज्ञान सार्वभौमिक है। वेदों में जो ज्ञान है उसी के अनुरूप हमें सिखाया जाता था, लेकिन वेदों में जितना सब कुछ है वही सब कुछ नहीं सिखाया जाता था। सामने वाले सीखने वाले की जैसी पात्रता होती थी उसके अनुसार वो सीखता था। और वेद क्योंकि भारत में ही उत्पन्न है, वेदों का ज्ञान ये यहाँ की संस्कृति के अनुकूल ही है, या वेदों के अनुकूल ही यहाँ की संस्कृति है, इसलिए यहाँ मैचिंग होती है। तो ये मतलब मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, ये शाश्वत रूप से वर्षानुवर्ष से चला आ रहा है। ज्ञान सार्वभौमिक है और शिक्षा राष्ट्रीय ही होगी, क्योंकि अपने सहज स्वाभाविक रूप से अपने इर्द गिर्द सीखते हैं। जैसे कक्ष में आप जो 40 मिनट में पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, उससे बालक जो सीखता है और टोटल जो सीखता है उसका कितना प्रतिशत है? 10% है। बाकी कैसे सीखता है? आपस में जो व्यवहार रहता है, उसका एक पीयर ग्रुप रहता है, विद्यालय में अनेक प्रकार की गतिविधियां होती हैं, उसके परिवार में जो होता है, समाज में जो होता है, उसकी जो संगति रहती है, और हमारी सहज परंपराओं में तीज, त्योहार, मेले, अलग अलग स्थानों पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी होते हैं, ये सब भी सिखाते हैं। हाँ, तो इसलिए इसके बारे में कोई प्रश्न मन में नहीं रखना चाहिए। शिक्षा राष्ट्रीय ही होगी और ज्ञान सार्वभौमिक ही होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भैया जी एक प्रश्न मेरी तरफ से भी है जी। जो हमारा शिक्षा जगत है, हमें जैसे अभी बात कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति की और वातावरण की, हमारे तीज त्योहार, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना रोल है, उसका महत्व क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आज पेरेंट्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, किसी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। मैंने 7 विरोधाभासों की चर्चा की थी, उसमें से एक था फिजिकल सेटिस्फेक्शन और स्पिरिचुअलिटी। दोनों में से एक चुनना ये गलत है, दोनों का संतुलन बनाना ये ठीक है। मुझे लगता है आपको उत्तर मिल गया होगा मैं जो कहना चाहता हूं। जी, तो दोनों में से एक, दोनों का संतुलन बनाना। आज आप देखेंगे कि हम बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, हम बड़ा वेदों का ज्ञान और बड़ा ऐसा ऐसा बनाते हैं, भाषा भी बहुत अच्छी सिखाते हैं, लेकिन हम पेड़ के नीचे ब्लैक बोर्ड रख करके और वो टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ेगा तो आज ना तो शिक्षक इसको मानेगा, ना विद्यार्थी मानेगा, ना अभिभावक मानेगा, ना समाज मानेगा। हाँ, ये उन जगह हो सकता है जहां पर कुछ है ही नहीं, दूर पहाड़ी क्षेत्रों में संसाधन ही नहीं है, जहां एकल विद्यालय और उस प्रकार के संस्कार केंद्र चलते हैं, उनके लिए ठीक है, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में यहां स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए दोनों का समन्वय आवश्यक है। ये धन्यवाद। नमस्ते भाई साहब, मैं चैतन्य गीता निकेतन से। जी कहिए। हेलो, नमस्ते जी। सर, आपने कहा कि शिक्षक अपने मन से बनता है, या शिक्षक को मतलब या बालक को कुछ और नहीं मिलता है तो वो शिक्षक बनता है, ये भी देखना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अभिभावक के मन में या बालक के मन में शिक्षक के प्रति
कोई ऐसी भावना है या ऐसी कोई स्थिति का आकलन करता है वो अभिभावक या बालक की, जिसकी वजह से वो शिक्षक नहीं बनना चाहता, या अभिभावक अपने बालक को शिक्षक नहीं बनाना चाहता है? तो शिक्षक की स्थिति और परिस्थिति कैसे ठीक हो, ये भी एक हमारे सामने चुनौती है कि भाई बालक और अभिभावक दोनों इस प्रोफेशन में जाने के लिए तैयार हो। इसका उत्तर शिक्षकों के पास ही है। कक्ष में क्या कभी कभी अनौपचारिक रूप से ऐसी चर्चा होती है क्या कि आज किस प्रकार का शिक्षक समाज बनने की समाज को आवश्यकता है, किस प्रकार के शिक्षक की आवश्यकता है? तो ये एकदम से कहने से नहीं होगा, धीरे धीरे तय होता है। घर में माता पिता ही तय करते हैं बच्चे को क्या बनना, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी भी तय करते हैं कि हमें क्या बनना। लेकिन मेरा उसमें जो मैंने विषय में रखा था, क्या एक अच्छे होनहार विद्यार्थी को हम ये प्रेरणा देते हैं क्या कि वो शिक्षक बने? हम उसको कहते हैं कि हाँ तुम्हारे 95% मार्क्स आते हैं, तुम्हारा साइंस मैथ बहुत अच्छा है, तुम्हें जरा आईआईटी के लिए ट्राई करना चाहिए। ये एक आम धारणा बनी है, क्योंकि हम भी अंदर से नहीं सोचते कि हम भी शिक्षक बने, शिक्षक की बजाय हम आज आईएएस होते तो कितना अच्छा होता। ये एक समाज में नैरेटिव बना है। इसलिए मैंने कहा था कि शिक्षक और विद्यार्थी इसका प्रबोधन करने की ये आवश्यकता भी है कि शिक्षा किस लिए है। इसलिए नहीं कि अच्छा पैकेज है। डॉक्टर बनने पर, इंजीनियर बनने पर, सीए बनने पर, ब्यूरोक्रेसी बनने पर एक समाज में बड़ा स्टेटस खड़ा होगा, हमारे को बड़ा अच्छा पैकेज मिलेगा, उसके कारण हम अच्छी सुख सुविधाएं बन सकते हैं, क्योंकि हम इंटेलिजेंट है इसलिए बन सकते हैं। लेकिन एक विद्यार्थी 30 वर्ष जब अध्यापक बनता है तो 30 वर्ष तक पढ़ाता है। इन 3 वर्षों में वो अच्छा होनहार विद्यार्थी कितने विद्यार्थियों के जीवन की प्रेरणा बन सकेगा, इसके बारे में जरा हमें सोचने की आवश्यकता है कि कुछ होनहार विद्यार्थियों को अपने जीवन काल में हमने शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया, और आज शिक्षा जगत में जैसा हमारे मन का भाव था वैसा वो अगली पीढ़ी को दे रहे हैं। तो इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो उसके लिए सहज संवाद, सहज प्रेरणा और प्रबोधन, ये 3 बातें अगर करेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है। आज नहीं है। बहुत सारे विद्यालयों में ऐसे अच्छे जो सेक्शन होते हैं या विद्यार्थी रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि अच्छा जीवन में क्या बनना चाहते हो, तो हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हम एयरफोर्स में जाएंगे, हम इसमें जाएंगे। सभी कैरियर एंड स्टेटस वाली बातें कहते हैं। मैं अच्छा किसान बनूंगा ये कहने वाले नहीं मिलते। मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा ये कहने वाले भी नहीं मिलते। मैं शिक्षक बनूंगा ऐसे कहने वाले इक्का दुक्का मिलते हैं। श्रम करने का भाव नहीं है इसलिए कृषक नहीं बन सकते। बिजनेस में भी श्रम करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप 10-20 साल में एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो ये एक अपने लिए चुनौती, और उस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे तो फिर आगे कुछ दिखेगा। सर, पर जैसे कि आपने अभी कहा कि बाकी सभी क्षेत्र में जो है ग्लैमर है, पैसा है, नेम फेम सभी है, तो ऐसा कुछ जो है शिक्षण क्षेत्र में या शिक्षकों के बीच में जो भी ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वहाँ कहीं हम टीचर या शिक्षा नीति कोई कमी पड़ रही है? इसका थोड़ा सा समाधान करें। मैं प्रश्न उल्टा ही करता हूं। क्या शिक्षक ये सोचता है कि मेरा अच्छा होनहार विद्यार्थी कल को शिक्षक बने? ये प्रश्न है आज शिक्षा जगत के सामने। तो हाँ जी। जो गैप है वो गैप यही है। अगर शिक्षक ये सोचना शुरू कर देगा कि मेरी कक्षा में ये 10 मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं, इनमें से कम 5 तो शिक्षक ही बनने चाहिए, तो 5 नहीं बनेंगे, 3-4 बनेंगे, लेकिन वो इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम होगा।
सर पर उनके सामने हम क्या रखेंगे कि शिक्षक बनने के बाद आपको क्या मिलेगा? तो इसलिए मतलब मेरा जो सोचना है आपकी बातचीत के आधार पर, अभी आप ही स्पष्ट नहीं है। आप ये मानते हैं कि उसके सामने अगर ग्लैमर हो, उसके सामने कैरियर स्टेटस की बात करें तो वो आकर्षित अपने आप ही हो जाएगा। जी सर। हाँ, तो अभी पहले आपको ही अपने आप को चिंतन करना पड़ेगा। नहीं सर, अपना ऐसा जो तो आपके ही मन में भाव था कि मुझे कुछ और बनना चाहिए और मैं शिक्षक बन गया। नहीं, अपने प्रोफेशन में सर ग्लैमर नहीं है, यही मैं बात कर रहा हूँ कि हम उनके सामने क्या रखें। क्योंकि आज 21वीं सदी में आपने कहा कि 21वीं सदी के बच्चे बहुत एडवांस है और गूगल से ही काम चला लेते हैं, तो हम उनके सामने क्या रखेंगे? उनके सामने भाव ही जगाना पड़ेगा ना कि क्या करना है। हाँ, भाव जगाने वाला विषय। सर मैं यहाँ पे इसी चर्चा को कंटिन्यू कर, मेरा धन्यवाद सर। विद्यालय से मैं साइंस टीचर बहुत अच्छे आर्ट्स की तरफ जाते हैं और वो शिक्षक बनाना की हम कोशिश बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं उनको शिक्षक बनने के लिए, और कई बच्चे तैयार भी होते हैं। तो बट यहाँ पे जैसा चैतन्य ने कहा कि समाज या अभिभावक भी काफी उनको नहीं इस तरफ लेकर जाना चाहते। वो ही मोटिवेट करते कि नहीं, ये इंजीनियर या डॉक्टर या अदर देन टीचर्स के वो कोई जॉब करे। और एक दो बार तो मेरी पेरेंट्स से भी बात हुई है, एक बच्चे ने, जैसे आपने कहा, हमने उनको बताया या हमारे ही व्यक्तित्व से या किसी ने ये मोटिवेट होके सोचा हम शिक्षक बनेंगे, लेकिन पेरेंट्स जो अभिभावक थे वो नहीं चाहते थे बच्चा शिक्षक बने। तो कहीं ना कहीं ये भी चुनौती आती है सामने, और हमसे भी कई बार वो थोड़ा बहस हो जाती है कि भी नहीं, आप ये क्यों कहना चाहते हैं। तो यहाँ हम कैसे, मैंने कई बच्चों से पर्सनली पूछा है कि आप क्या बनना चाहते हो, कहते हैं हम बनेंगे। और एक बार तो जहाँ अभी जैसे चैतन्य जी ने कहा कि पे स्केल को लेकर भी था, जब हम बताते कि नहीं यहाँ आज टीचर्स बहुत अच्छी नौकरी है उनकी, तब भी वो इसकी तरफ झुकाव कम है। या समाज या अभिभावक को हम कैसे, ये चुनौती है हमारे सामने, कैसे लेकर आए। 40 की क्लास में से सिर्फ 2 बच्चे या 1 बच्चा ही ऐसा होता है जो शिक्षक बनना चाहता है, और वो भी आगे जाके अपना विचार बदल लेता है। वैसा क्यों, ये चुनौती। देखिए, आप अगर पैकेज के बारे में आप उसको बताएंगे कि शिक्षकों को भी अच्छा पैकेज मिलता है, तो वो तो शिक्षक बनने की प्रेरणा नहीं है। नहीं सर, प्रश्न उनकी तरफ से आया था कि हाँ ठीक है, मैं उत्तर दे रहा हूँ। शायद पे अच्छी नहीं होती, ये भी इनके मन में था। हाँ। एक क्वेश्चन था ऐसे। जीवन में अच्छे विद्यार्थी को शिक्षक क्यों बनना, इसका भाव जगाने वाली बात है। उसके लिए तर्क नहीं हो सकते, भाव ही जग सकता है, अंदर की प्रेरणा हो सकती है। किसी को लगता है कि मैं मतलब शिक्षक भी बनूं लेकिन मेरा स्टेटस भी बढ़ा हो, तो ठीक है, आप विश्वविद्यालय के शिक्षक बन जाओ। विश्वविद्यालय में भी शिक्षक होते हैं ना, प्रोफेसर होते हैं, तो वो भी तो प्रेरणा देने का काम करते हैं। मुझे किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में शिक्षक का काम करना है, मुझे उसका शिक्षक बनना है, तो वो भी एक शिक्षक बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्राइमरी स्कूल का शिक्षक ही बनना है या शिशु वाटिका का ही शिक्षक बनना है। तो ये जो राष्ट्र निर्माण या राष्ट्रभक्ति का जो भाव है, ये जागरण होगा तभी वो शिक्षक बनने की ओर उद्यत हो सकता है। नहीं तो पैकेज किसका अधिक है, किसकी चर्चा अधिक होती है, रिश्तेदारी में, ब्याह शादी पर या समाज में कौन सा प्रोफेशन बताने पर और जरा मस्तक गौरव से ऊपर उठता है, अपना भी और सामने वाले का भी, इसके आधार पर व्यक्ति सोचता है। वो कहे जी मैं शिक्षक हूं, अच्छा ठीक है मास्टर जी होंगे आप, बहुत है मास्टर जी तो आजकल। नहीं मैं डॉक्टर हूं, अच्छा डॉक्टर हैं आप। ये भाव सोसाइटी में से उसको दिखता है। उसके लिए तो सोसाइटी का मानस जब बदलेगा, लेकिन अगर उसके मन में ये भाव हो गया कि मुझे इस राष्ट्र के काम में अपना योगदान देना है, तो मैं शिक्षक बन के अधिक कर सकता हूँ। और मैं क्योंकि मेरिटोरियस हूँ, मैं अच्छा होनहार विद्यार्थी हूँ, तो मैं अगर शिक्षक बना तो कितनी पीढ़ियों को पढ़ा के जाऊंगा मैं 30 वर्षों में, कितने लोगों को प्रेरणा दे करके जाऊंगा। ये अगर मन में उसके भाव रहा तो वो शिक्षक बनने के लिए नहीं रुकेगा, वो उधर ही जाएगा।
तो मुझे लगता है पैकेज की बजाय, बाकी चीजों की बजाय, ये राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षक बनना, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति का भाव है, इस राष्ट्र के लिए मुझे करना है कुछ, इसके लिए करना, वो करेंगे, आजीविका तो चलेगी ही चलेगी। जो एक विरोधाभास है ना, अच्छी शिक्षा मतलब अच्छा पैकेज, अच्छी नौकरी मिलेगी तो उसी के लिए पढ़ रहे हैं ना, वो नहीं मिलता तो क्या आवश्यकता है, ऐसा नहीं। राष्ट्रभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए बनना। और दूसरा, आप लगे हैं तो जितना प्रयास आप कर रहे हैं, आप उसका एफर्ट 2, 3, 4 गुना करिए। अभी 2 बनते हैं तो 6 बनेंगे। आज जितनी सफलता मिलती है, अभी तो आपको कई साल पढ़ाना है ना, तो जब तक आप सेवानिवृत्त होंगे तब तक कितनों को प्रेरणा दे सकते हैं, ये होता रहेगा। उसमें यश मिलेगा, नहीं मिलेगा, कम को मिलेगा, ज्यादा को मिलेगा, वो देखी जाएगी। लेकिन हमारा विजन तो क्लियर है ना कि हमने कुछ होनहार विद्यार्थियों को शिक्षक बनाने की प्रेरणा जरूर देनी है, ऐसी देनी है कि वो फिर कुछ भी हो वो शिक्षक जरूर बनेगा। ये है मूल बात। हाँ जी सर, एक और सवाल था मेरा, चैतन्य बोल रहा हूँ मैं जी। मेरे साथ एक घटना घटी थी। अभी आपने जो कहा था कि शिक्षकों के प्रति समाज में जो भावना है वो बदलनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए समय काफी लगेगा। तो एक छोटी सी घटना घटी थी मेरी, मैं कहीं गया था तो मैंने बाय चांस येलो लाइट क्रॉस कर दी और मेरा चालान हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कहाँ से हो, तो मैंने बता दिया कुरुक्षेत्र से हूँ। तो कह रहे करते क्या हो, तो मैंने कहा टीचर हूँ, स्कूल में हूँ। तो कह रहे मास्टर है, मैंने कहा अच्छा चलो मास्टर ही सही। तो प्राइवेट में है गवर्नमेंट में, मैंने कहा नहीं प्राइवेट। तो कह रहे कहाँ फंस गए मास्टर, मास्टर को तो वैसे ही सैलरी नहीं मिलती, तेने तो येलो लाइट जंप कर दिया, अब तेरा फाइन भी बना है 5,000 रुपए का, तो कितना देगा। मैंने कहा सर देख लो जैसे भी होता है, अब आप ही कह रहे हो टीचर की व्यथा तो आपको ज्यादा पता है हमसे। तो कह रहे चलो 500 रुपए का चालान कर देते हैं, तो 500 रुपए देख लो। कह रहे और कुछ चाय जो पीनी है। मतलब समाज में भी टीचरों के प्रति भावनाओं को जो है ना बदलने में काफी समय लगने वाला है, और वो कैसे बदलेगा अब ये तो समय ही बताएगा। तो कैसे करें, चुनौतियों का सामना कैसे करें? मैं एक बात इसमें कहूंगा कि समाज में शिक्षक के प्रति धारणा अगर बदलनी है तो समाज से पहले शिक्षक को ही बदलनी पड़ेगी। पुराने समय में, मैं बहुत पहले की बात नहीं कह रहा, आप 20-30 वर्ष से पहले ही चले जाओ, शिक्षक का बहुत अच्छा स्थान समाज में होता था और शिक्षक को वेतन भी पहले कम ही मिलता था। आज गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा वेतन लेने वाले शिक्षक हैं। सामान्यतः एक मैनेजर से अच्छा शिक्षक लेने वाले भी हैं। फर्स्ट क्लास ऑफिसर अगर कहीं है तो उससे भी अच्छा वेतन लेने वाले शिक्षक हैं। लेकिन ये 20 साल पहले बाकी सबसे बहुत कम वेतन मिलता था तो भी शिक्षक का सम्मान था। उसके पीछे शिक्षक का कर्तृत्व था, जो वो बात बोलता था उसके अपने जीवन में भी दिखती थी। और वो बालक को केवल पाठ्यक्रम पूरा नहीं कराता था, उसकी सब प्रकार के आचार व्यवहार की चिंता भी करता था। इसके कारण से पेरेंट्स और दूसरा विद्यार्थी उनका सम्मान करते थे। और आज भी यदि ऐसे शिक्षक हैं जो बोलते हैं या शिक्षक को जैसा होना चाहिए वो उनके जीवन में आचार व्यवहार में दिखता है, उन शिक्षकों का आज भी सम्मान है। मैं ऐसे बहुत सारे शिक्षकों को अपने तंत्र में और अपने तंत्र से बाहर मैं जानता हूं, जो जाते हैं अगर उनके साथ बाजार में या कहीं भी, तो 5, 7, 10, 20 लोग नमस्ते करने वाले, पैर छूने वाले, या बच्चों के माता पिता श्रद्धा से नमन करने वाले ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो हम बड़े हैरान होते हैं, काश मैं भी मास्टर होता। भाई हमें तो नमस्ते करने वाले, हम तो प्रांत संगठन मंत्री भी हैं, प्रचारक भी हैं, नहीं मिलते, पर इनको जहां जाओ सब जगह मिल जाते हैं। क्यों? उन्होंने जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया है वो पढ़ाने के साथ उसकी भावनाएं भी जुड़ी थी, उनकी बाकी चिंता भी की थी, अभिभावकों से भी संवाद रहा है। इसलिए बच्चा घर जाके अपने उस टीचर की चर्चा भी करता है कि हमारे वो गुरुजी ने, हमारे वो आचार्य जी ने ऐसा कहा।
तो ये जो समाज में शिक्षक का स्थान बदलना है, वो भी शिक्षक को ही बदलना पड़ेगा। और मैंने कहा जो पहले स्थान होता था वो आज भी है। ठीक है, आपको जो मिला होगा व्यक्ति वो किस भाव का होगा, क्या होगा, लेकिन आज भी अपने पूर्व छात्र या समाज में और पढ़े हुए अपने शिक्षकों के बारे में आज भी उदाहरण देते हैं, या ये भी कहने वाले मिलते हैं उनके कारण से आज मैं वैसा हूं, मेरी उन्होंने पिटाई की थी, इसके बाद मैं लाइन पर आ गया तो फिर मैं आज ऐसा बना हूं, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ऐसे कहने वाले बहुत कुछ लोग मिलते हैं। तो खैर, मतलब मुझे लगता है कि प्रारंभ ये शिक्षक से ही होगा। और दूसरा, शिक्षक समाज में अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हुए प्रस्तुत करता है कि नहीं करता? हाँ जी, मैं शिक्षक हूँ। अच्छा, कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं? मैं प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाता हूँ। ये गौरव से कहता है या हीनता के भाव से कहता है मैं तो जी छोटा सा मास्टर हूँ, बड़े मास्टर तो वो वाले हैं जो पीजीटी हैं या बड़ी कक्षाओं को पढ़ाते हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। भाई मैं हूँ मास्टर प्राथमिक कक्षाओं को, लेकिन मैं राष्ट्र निर्माता हूँ। सैलरी कम मिलती होगी, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ वो बड़े से बड़ा अफसर भी नहीं कर पाएगा। मैं 30 सालों में पता नहीं कितने 100 विद्यार्थियों को पढ़ा के जाऊंगा, और मैं अपनी जिम्मेदारी शिक्षक के नाते पूरी तरह से निभाता हूँ। ऐसा जरा दृढ़ संकल्प हो करके समाज के सामने अपने को प्रस्तुत करना, तो मुझे लगता है शिक्षक का स्थान मिलेगा। खैर, अभी मतलब इस विषय को मैं विस्तारित नहीं करता, नहीं तो मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, घटनाएं बता सकता हूँ, जिसके कारण हमें भी लगा और उन शिक्षक को भी लगा कि हाँ मैं शिक्षक हूं, तो इस कारण से मेरा ऐसा है, सम्मान है। जी धन्यवाद सर। मतलब इसी विषय को जोड़ते हुए जो आपने अभी बात रखी है, एक मन में वैसे ही शंकाएं कहें या प्रश्न कहें आप, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, कोई एक आध और माइक ऑन है इस कारण से। हाँ सुमन जी, आप बंद कर लें माइक। हाँ जी भाई साहब। जी, मेरा ये जैसे पिछले 1.5 वर्षों से लगभग ये जो कोरोना जैसी स्थितियां चल रही है और फीस को लेकर के जो पेरेंट्स और शिक्षकों के कई बीच में जो संवाद स्थापित हुआ और शिक्षक सीधा सीधा ऑनलाइन के माध्यम से घर पहुंचा है, तो कई बार ऐसा लगता है कि ऑटो रिक्शा में जैसे बैठ करके पिपली से और कंडा चौक तक आना है तो उतना किराया देना, और कंडे चौक से 3rd गेट तक जाना है तो इतना किराया देना। इस भाव के बहुत अभिभावक ऐसे एक समाज में उत्पन्न हो गए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि आपने जितना पढ़ाया उतना हमसे आप किराया लीजिए, या हम पैसा देते हैं तो कहीं ना कहीं दुकानदार और ग्राहक जैसा भाव भी उत्पन्न हो रहा है। तो इसको भी किस तरीके से थोड़ा सा समाप्त या क्या प्रयत्न इसमें किए जाए कि विद्यालय विद्या का आलय ही रहे, यह कोई दुकान या ऐसा नहीं है कि कोई आप बस में या ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपको ये किराया देना है, या फिर आपका ये अधिकार नहीं है कि आपने इतना मूल्य दिया है तो आपको हमारे लिए ऐसा करना है वैसा करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप अधिक समझ गए होंगे जैसे मैंने। हाँ, ये जो आपका प्रश्न है वो है इस 1.5 वर्षों का है ही है, सब जगह की स्थिति ऐसी आई है। कुछ अभिभावक तो सदा ही रहते हैं जो फीस देने में झगड़ा करते ही हैं, ये तो सदा रहने वाला है ही है। अभिभावक के साथ संपर्क, संवाद और अभिभावक का प्रबोधन, ये विद्यालय की योजना से वर्ष भर सतत अगर चलता रहता है तो फिर अभिभावक भी ये समझता है कि विद्यालय का महत्व क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है और शिक्षक का स्थान क्या है। तो धीरे धीरे ये प्रबोधन में जो जो प्रबोधित होते रहते हैं वो सब उसके निकट आते रहते हैं। लेकिन कुछ सदा ही रहेंगे, उनसे आपको सदा सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। ये जो मैंने प्रारंभ में कहा कि वो वैश्वीकरण, व्यापारीकरण, निजीकरण, ये जो विषय हुआ उसके कारण उपभोक्ता और ये सब विषय बन गया, उसी भाव के कारण ऐसा दिखाई देता है। फीस नहीं आएगी तो शिक्षक को वेतन कैसे मिलेगा, और वेतन नहीं मिलेगा तो शिक्षक की जो घर की आजीविका है वो कैसे चलेगी। ये बात
अगर अभिभावक सोच लेता है तो वो प्रश्न नहीं करेगा। अगर उसके मन में दूसरे प्रकार का भाव है, जैसे बाजार में जाते समय होता है, मैं कम से कम पैसे में अधिक से अधिक चीजें कैसे ले आऊं, अधिक से अधिक बार्गेनिंग कैसे कर लूं, वो अगर विद्यालय के संबंध में भी उसके मन में भाव रहता है, तो फिर विद्यालय में जब वो फीस देने आता है, सामान्य स्थिति में भी, अभी नहीं, 1.5 साल में नहीं, पहले भी जब आता है, तो जब फीस देने आता है तो 4 प्रकार की शिकायतें लगा कर जाता है। आपके टीचर ये नहीं करते, ये कर दिया जी आपने, वो कर दिया, बच्चे को ऐसे, क्योंकि उसको जेब से देना पड़ रहा है, वो एक उपभोक्ता की तरह है। उसके बाद वो 2 महीने 3 महीने विद्यालय नहीं आता तो कुछ नहीं कहता, वो फीस बालक की माताजी देते हैं या वो ऑनलाइन जमा करा देते हैं, लेकिन वो जब खुद देने आता है तो उसको लगता है कि कुछ सुना करके जाना चाहिए, क्योंकि मन में उपभोक्ता वाला भाव है। तो जो मैंने कहा था कि ये बालक के अलावा अभिभावक का भी प्रबोधन होना चाहिए, तो वो एक आवश्यक है, उसका सातत्य और आवश्यकता अनुसार, बड़े समूह में नहीं, छोटे समूह में, यानी जैसे हम अपने प्रांत में कहते हैं कि कक्षा अनुसार ये बैठ के जितनी अधिक करेंगे अभिभावकों की, उतना अभिभावक प्रबोधन होगा, उतना बालक के विकास में समस्याएं कम होंगी, हमारे लिए भी, बालक के लिए भी, अभिभावक के लिए भी, और उतना संपर्क संवाद बढ़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि विद्यालय केंद्रित अभिभावक प्रबोधन की व्यवस्था, इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ये 1.5 साल में थोड़ा अधिक हुआ है, क्योंकि काम धंधे, सोशल मीडिया का वैसा प्रवाह, मीडिया में वैसी बातें, और घर में आमदनी कम हो गई, अभी कमाते थे जितना, तो सैलरी 70% आ रही है, 50% आ रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है, काम धंधे खत्म हो गए, तो इसके कारण एक अलग प्रकार का भाव आया है। पर मुझे लगता है प्रबोधन ये लगातार चलता जाएगा तो फिर इसमें कमी दिखाई देगी, कुछ प्रतिशत तो रहेगा, वो उसको आप दूर नहीं कर सकते। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब जी। आज आपने इस प्रबोधन वर्ग में अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय हम सबके लिए भी निकाला। सुमन दीदी खुद को म्यूट कीजिए एक बार। सुमन दीदी। धन्यवाद भाई साहब। जी। जैसा कि अभी आपने कहा ही था कि समुद्र की लहरें हैं, ये शिक्षा जगत में चुनौतियां भी हैं, इन लहरों की तरह लगातार आती रहेंगी, और मुझे आशा है कि आने वाले समय में हमें समय समय पर आपसे उनका समाधान भी मिलता रहेगा। और ये विश्वास है कि आज जिन चुनौतियों का और जो चुनौतियों के समाधान आपने बताए हैं, ये हम सब के लिए लाभकारी होने वाले हैं। कुरुक्षेत्र संकुल के 3 दिवसीय आचार्य प्रबोधन वर्ग का आज अंतिम दिवस है। मैं अपने कुरुक्षेत्र संकुल के प्रमुख श्रीमान अनिल कुशरेश जी से निवेदन करती हूँ कि इन 3 दिनों में जो भी हमारे अधिकारी और आचार्यगण उपस्थित रहे, उनकी आभार भी व्यक्त करें। श्रीमान अनिल कुशरेश जी। जी धन्यवाद दीदी। कुरुक्षेत्र संकुल के 3 दिवसीय आचार्य वर्ग में हमें 6 सत्र प्रतिदिन, 2 सत्र प्रतिदिन, कुल 6 सत्र हुए। इसमें प्राथमिक का 1 वर्ग था, शिशु वाटिका का 1 वर्ग, पीजीटी के 3 समूह थे और पीजीटी के 2। इस प्रकार समूह में चर्चा और प्रतिदिन प्रबोधन सब कुछ प्राप्त हुआ है, और बहुत अच्छे विषय अधिकारियों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने सामने आए। हम सब ने पूरे मनोयोग के सहभागिता की है, और ये इससे स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार के प्रश्न या मनोभाव रहे हैं, उसे लगता है ये भी न्यूज़ होता है ना, वो वही इन नंबर तक काम करेगा। मैं आज के प्रबोधन वर्ग में
जिनका मार्गदर्शन मिला, ऐसे मानवर श्री रवि कुमार जी हम सबके साथ नित्य प्रति मिलते रहते हैं और अनेकों बार प्रबोधन के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। मैं कुरुक्षेत्र संकुल की ओर से उनके प्रति बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अपने प्रांत के प्रशिक्षण प्रमुख आदरणीय श्री राम कुमार जी, उनकी प्रेरणा से हम सब इस प्रकार के वर्गों में संलग्न होते हैं, कर पाते हैं, योजना करते हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे संकुल के प्रधानाचार्य बंधु भगिनी, जिन्होंने कई दिन परिश्रम करके इस योजना को स्वरूप दिया, इसको जिसके कारण यह संपन्न हो पाया, उन सबके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन बिना आचार्य बंधु भगिनी के यह वर्ग संभव नहीं था। उनकी सहभागिता के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जी आगे समाप्त हो रहा है, शांति समाप्त करेंगे। गीता कन्या से दीदी ममता जी शांति मंत्र के लिए। गीता कन्या से दीदी ममता चावला जी शांति पाठ के लिए आएंगे। ममता जी अनम्यूट कर लें अपने आप को। शायद सर वो लेफ्ट हो चुके हैं किसी कारणवश, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। तो दीदी सुमन आप शांति पाठ करवा दें। सुमन दीदी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चर्चा सत्र के लिए सभी को एक बार सूचना दे दें। हमारा 3 दिन का प्रबोधन वर्ग रहा, जो कि बिल्कुल सफल रहा। इस सब के लिए सभी बधाई के पात्र हैं। चर्चा सत्र हमारा पूर्व की भांति 12 बजे ही रहने वाला है, तो सभी अपने टाइम के अकॉर्डिंग चर्चा सत्र में जुड़ जाएंगे। और कि यदि इनके 2 जून या 3 जून के बिंदु लेखन शेष है, तो वो बिंदु लेखन अपने तुरंत अपलोड कर दें। इसी प्रकार आज के बिंदु लेखन भी उसी लिंक के माध्यम से अपलोड किए जा सकते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी।